शादी के बाद मेरा पति मुझे मेरी मम्मी के घर नहीं जाने देता था। वजह यह थी कि एक बार मेरी मम्मी ने मेरे पति को कपड़ों का ताना दे दिया था, जिस पर मेरे पति ने बहुत गुस्सा दिखाया था। जबकि मेरी मम्मी ने उसी वक्त मेरे पति से माफ़ी भी कर ली थी, मगर मेरे पति ने अपना दिल साफ नहीं किया था। अब मेरी मम्मी तो मुझे मिलने आ जाती थी, मगर मेरा पति मुझे कभी घर नहीं लेकर जाता। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैं उन दोनों पेट से थी और हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी रस्म है कि जब भी किसी लड़की के यहाँ उसकी पहली औलाद होती है तो ससुराल वाले उसे मायके जाने की इजाज़त देते हैं। ऐसा नहीं है कि वह मायके वालों के लिए कोई बोझ होती है या फिर ससुराल वाले उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। बस ये हमारे यहाँ की रस्म है जिसे अच्छा समझा जाता है। मेरे यहाँ भी जब पहले बच्चे की प्रेगनेंसी हुई तो मेरी मम्मी ससुराल से आकर मुझे मायके ले गई। मम्मी बोली, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूँगी। ससुराल फिर ससुराल होता है, तू यहाँ कैसे रहेगी? मेरे यहाँ तेरी प्रेगनेंसी आसानी से गुजर जाएगी। मैं मम्मी की बात से सहमत थी। तभी पति से इजाज़त मांगी तो उन्होंने भी खुशी खुशी इजाज़त दे दी। मैं हैरान हुई थी कि आज पंकज को क्या हो गया। खैर, मैं खुश होकर अपनी मम्मी के साथ अपने मायके चली गई। वहाँ जाकर काफ़ी दिन मम्मी ने मेरी सेवा की। फिर जब मेरे बेटे साहिल का जन्म हुआ तो मुझे ढेरों बधाई और लाखों ढेरों प्रार्थनाओं के साथ मायके से ससुराल भेज दिया। उन दिनों में मुझे अपने पति की याद आती रही, लेकिन वह कभी भी मुझसे बात नहीं करते और ज़्यादातर बहुत बिजी रहते। मैं उनकी इस आदत से बहुत ही परेशान थी, मगर फिर भी समझदारी से काम लेते हुए कभी उनसे शिकायत नहीं किया कि शायद वह बिजी होंगे। वैसे भी मर्द जब उनकी औरतें प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कम दिलचस्पी दिखाते हैं। खैर, आज पूरे 3 महीनों के बाद जब मैं घर वापस आई तो मेरे घर का नक्शा ही बदला हुआ था। ससुराल में सास और ननंद का रवैया मेरे साथ पहले से अच्छा हुआ था, लेकिन आज तो सब झुक झुक कर नमस्ते किए जा रहे थे। मैं समझी कि शायद वह बेटे की पैदाइश से खुश हैं, क्योंकि अक्सर सास ससुर ज़्यादा बेटे वाले बहू को ही ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन फिर घर में जब घुसी तो अंदाज़ा हुआ कि यह इज्जत और झुक झुक कर नमस्ते करना सिर्फ साहिल की वजह से नहीं है, बल्कि घर की बदली हुई हालत भी है। पहले मेरी ननंद मेरे घर आकर जो मुंह बनाती थी, अब मेरे घर को रस भरी निगाहों से देखती है। मेरे पति ने घर से जाने के बाद तो जैसे कोई जादू कर दिया था। हर चीज़ बड़े तरीके से रखी हुई थी और कमरे में फर्नीचर भी डलवाया गया था। मैं यह सब देखकर खुद यकीन नहीं कर पा रही थी कि पंकज इतनी शक्ति कब से हो गए कि मुझसे बिना पूछे मुझे बताए कहीं नहीं जाते थे। घर की तो जैसे काया ही पलट कर रख दी थी। फिर खुशी में मैंने फ़ौरन अपनी मम्मी को फ़ोन करके अपने ससुराल की सारी बातें बताई। मम्मी खुश होकर कहने लगी, तेरे पति ने बेटे की खुशी में तुझे तोहफ़ा दिया होगा। मैं जानती हूँ मर्दों की फितरत ऐसी ही होती है। बेटा पैदा होने पर वह अपनी बीवी से बहुत खुश होते हैं। अब तुम उसकी खुशी की कदर करो और अपने पति की इज्जत पहले से भी बढ़कर करना, क्योंकि वह तुम्हारा ख्याल रखता है। मम्मी की बात पर मैं पूरा अमल करती हुई मुझे लगता था कि शायद वह बेटे की खुशी में पिछली सब बातें भूल गए हैं। ननंद और सास मेरी सेवा में लगी रहती। वे मुझे बिस्तर से भी उतरने नहीं देती। शाम के तकरीबन 7 या 7:30 बजे मैं अपने कमरे से निकलकर अपने बाथरूम की तरफ जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे वहां जाने से रोक दिया और बोले, फ़िलहाल तुम यह बाथरूम इस्तेमाल मत करो और हाँ, यह बेड की चादर भी चेंज मत करना। यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। पंकज की बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि मैंने पूछा तो फिर मैं कौन सा बाथरूम इस्तेमाल करूं? मेरे सवाल पर पंकज कुछ गिनकर बोले, कल तुम्हारे बच्चे की पैदाइश को 40 दिन हो जाएंगे। कल से तुम
यहाँ जा सकती हो। फ़िलहाल तुम मम्मी वाले बाथरूम में चली जाओ। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। उनको भी बड़ी गहराई से बातों का ध्यान था, मगर यहाँ जाने से ही मुझे क्यों रोका, उस बात की मुझे समझ नहीं आई। और मैं बेड की चादर चेंज क्यों न करती। फिर उस रात मैंने अपनी सास का बाथरूम ही इस्तेमाल किया। उन्होंने भी पूरा ध्यान रखा और मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं दिखाई। अगले दिन मैं बाथरूम में गई, क्योंकि अपने पति के कहने के हिसाब से मुझे 40 दिन हो गए थे। वहाँ जाकर क्या देखती हूँ कि कोने में एक बड़े साइज़ का गमला पड़ा है जो खुश्क है और उसमें कोई पौधा भी नहीं है। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि यहाँ पर गमला रखने की क्या ज़रूरत बनती है। मैं इतने दिनों के बाद घर आई थी। मैंने उस बारे में सास को कुछ ना कहा और ना ही अपने पति को बताया। मैंने सोचा कि अच्छी भली हो जाऊंगी, घर की सफाई करूंगी तो इन चीज़ों को खुद ही ठिकाने लगा दूंगी। मगर शाम को मेरे पति ने खुद ही मुझसे उस गमले के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि देखो रजनी, तुमने वह गमला तो देखा होगा जो मैंने बाथरूम में रखवाया है। यह किसी खास बाथरूम में रखवाया है, यह किसी खास मकसद के लिए यहाँ रखा है। उसे वहाँ से हटाने की कोशिश मत करना। और दूसरा यह कि मैं जब तक बेड की चादर चेंज करने को ना कहूँ, तुम ये चादर चेंज नहीं करोगी। पंकज की बात सुनकर मैं हैरान हुई और पूछने लगी कि बाथरूम में गमला रखवाने की क्या वजह है, आप मुझे बताइए, ताकि मैं उसे अपनी जगह से ना हटाऊं, वरना तो यह बहुत बुरा लग रहा है। घर में मेहमान आते हैं, उनको तंगी तकलीफ होगी, अच्छा नहीं लगता है। मेरी बात पर पंकज एकदम गुस्से में आ गए। खबरदार, जो उस गमले के बारे में एक लफ्ज़ बोला, उसे यहाँ से हटाओगी तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। बता दूँ, तुम फिर कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। और अपने पति की इस बात पर मेरे दिमाग में हजारों सवाल उभरने लगे। कैसी बातें करते हैं आप, एक गमले में ऐसी ताकत कहाँ से आ गई कि मुझे माँ बनने से रोक सके। मैंने अपने शब्दों में शिद्दत दिखाई तो पति आपे से बाहर आ गए। जितना कहा है उतना करो, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है, इसलिए मैं सख्ती नहीं कर रहा हूँ, वरना उस कमरे के बारे में मैं अपने घर में सबको मना कर रखा हूँ कि उसे हाथ भी ना लगाए। हो सकता है कि 2 दिन बाद मैं ये बाथरूम ही बंद करवा दूँ। अच्छा है कि तुम भी समझ जाओ। उन्होंने यह कहा और कमरे से निकल गए। मैं सोचने लगी कि एक मामूली से गमले की खातिर उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, वह भी उस वक्त जब मेरी सेहत भी ठीक ना थी। खैर, मैंने उस बातों को अपने सीने में दबा दिया। वैसे भी घर में इतनी खुशियाँ थी कि ऐसी लड़ाई वाली बातें करने में सोचना नहीं चाहती थी और ना ही बात करना चाहती थी। मैंने मम्मी को बता रखा था कि पति ने घर का नक्शा बदल रख दिया है। तभी अगले दिन उनका फ़ोन आया। कहने लगी, मुझे तेरी ज़रूरत सही वक्त पर पड़ी है। तेरे पति ने जब घर को इतना सजाया संवार दिया है तो क्यों ना तू मेरे काम आ जाओ। आजकल तो वैसे भी बेटे की खुशी में बहुत खुश है। मम्मी कहने लगी, तू तो जानती है, तेरे जाने के बाद परेशानियां आना शुरू हो गई है। अब हमारा घर तो किराए का है। अच्छे लोग किराए के घर के साथ रिश्तेदारी नहीं बनाया करते। हमारा अपना घर तो बनने को तैयार हो रहा है। बस 1-2 महीने के बाद हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं उन्हें तुम्हारे घर पर बुलवाना चाहती हूँ। कोई ना कोई बहाना कर लेंगे, मगर मैं उनको अभी यहाँ नहीं बुलवाना चाहती। वह लोग काफ़ी ऊंचे ख़ानदान से हैं, ऐसा ना हो कि वह बेइज्जती हो जाए। मम्मी की बात सुनकर मैंने अपना सिर पीट लिया। मम्मी से किसी बात का जिक्र किया नहीं कि उस बात का चर्चा पूरे शहर में हो जाएगा। फिर वह मेरी माँ भी थी, मैं मना नहीं कर सकती थी। अपनी सास से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी। वह बोली कि बेटी, मैं तो खुद ही सुबह घर जा रही हूँ, घर में तुम अकेली रहोगी। अच्छा है कि तुम अपने घर वालों को बुला लो, इसी बहाने तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। लेकिन एक बार अपने पति से ज़रूर पूछ लेना। सासू माँ की बातों पर तो मैं बहुत खुश हो गई। पति से इजाज़त
लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वह मुझे ऐसी बातों के लिए कभी कोई मना नहीं करते। मैंने मम्मी से कह दिया, आप शाम को उन लोगों को बुलवा लें। मम्मी भी खुश हो गई और कोई परेशानी भी नहीं हुई। उन लोगों ने शाम को 5 बजे मेरे घर आना था। मम्मी उन्हें पता वगैरह सब समझा दिया। वह खुद शाम के 4 बजे ही हमारे घर आ गई। आते ही उन्होंने घर की देखभाल शुरू कर दी। बेड की चादर नहीं थी, इसलिए मम्मी ने बदली नहीं, मगर जब उनकी नज़र बाथरूम में पड़े गमले पर पड़ गई तो कहने लगी, बेटी यह कितनी बुरी बात है, सूखा गमला है, तुम लोगों ने इसमें कुछ फूल पौधे भी नहीं लगाए, अब इसे यहाँ रखने की क्या तुर्क बनती है, उसे ऊपर छत पर रखवा दो। मैंने कहा, मम्मी नहीं, मेरे पति ने बहुत सख्ती से मना किया है, उस गमले को यहाँ से नहीं हटाना, अगर उनको पता चल गया तो कयामत ही आ जाएगी। अरे भाई, क्यों, ऐसा भी क्या है उस गमले में, चलो हटवा दो, उसे थोड़ी देर के बाद वापस रख देंगे। मम्मी की ज़िद करने पर गमला वहाँ से उठाना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद ही छोटे लड़के को बुलवाकर वहाँ से गमला उठाना शुरू कर दिया था। मैं उनको रोक नहीं पाई थी, वैसे भी वह फजूल की बातों पर यकीन नहीं रखती थी। खैर, उस लड़के ने गमला उठाकर बाहर वाली जगह पर रख दिया। मम्मी ने आए मेहमानों की खूब खातिर और आवभगत की। वह लोग भी बहुत खुश हुए, मेरी बहन को देखा और पसंद कर लिया और फिर चले गए। मम्मी ने जाने के बाद घर के बारे में क्या क्या बताया, मगर वे लोग हमारा सलीका देखकर बहुत खुश हुए और फिर मम्मी ने मेरा धन्यवाद किया और मेरी बहन टीना को लेकर खुशी खुशी घर चली गई। रात के तकरीबन 8 बजे थे। अब पंकज के घर आने का वक्त हो रहा था। तभी मुझे याद आया कि वह गमला जिसे मैंने हटा दिया है वापस उसी जगह पर रखना है। मैंने पड़ोस के लड़के को बुलाया और गमला उठाने को कहा तो उसने कहा कि गमला बहुत भारी है, दूसरे लड़के को भी बुलवाना पड़ेगा, आप जाकर तब तक बाथरूम का दरवाज़ा खोलो। उसकी बात पर मैं अंदर आ गई, तब तक वह दूसरे लड़के को बुलाने चला गया। मैंने आकर दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र सामने उखड़ी हुई टाइल पर पड़ी। मैं देखकर हैरान हो गई कि टाइल कैसे उखड़ गई थी। हालांकि बाथरूम की टाइल काफ़ी मजबूत होती है, उनमें खास किस्म का गोंद लगवाया जाता है जिससे फर्श के साथ चिपक जाती है, मगर यह टाइल बिल्कुल उखड़ी पड़ी थी। मैंने उसे दोबारा वहाँ रखने की कोशिश की तो ऐसा महसूस हुआ जैसे नीचे कोई चीज़ पड़ी है। मजबूरन मैंने टाइल हटा कर देखा तो एक काले रंग का थैला पड़ा था। मैंने उसे शक के मारे उठाया तो देखा उसमें कोई गोल गोल चीज़ थी। मैं उस थैले को खोला तो खोलने पर मेरी नज़रें जले हुए काले अखरोट पर पड़ी थी, जो अलग अलग धागों के ज़रिए आपस में जुड़े हुए थे और उनमें बड़ी सी एहतियात से रखा गया था। मैंने हैरत से उन्हें उठाकर बाहर निकाला और कचरे में फेंक दिया। लड़कों को बुलवाकर वह गमला उसी जगह पर रखवा दिया और उन्हें चाय पानी पिलाकर घर से विदा कर दिया। मैं सब कामों से फ्री हुई तो जब अपने कमरे में आई तो देखा मेरा बच्चा रो रो कर बेहाल हो चुका था। मैंने उसे उठाकर सीने से लगाया, सोचा कि शायद भूख लगी होगी। मैंने जल्दी से दूध बनाया और उसे देने लगी, मगर उसका रंग पीला पड़ गया। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने जल्दी से अपने पति को कॉल की। वह मुझ पर चिल्लाने लगे, ज़रूर तुमने ही कोई गलती की होगी, वरना हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, अब सब्र करो, मैं घर आता हूँ। उसी वक्त मेरी सास भी घर आ गई। उन्होंने जो बच्चे को देखा तो वह रोने लगी, बोली, यह तो कोई और ही मामला लगता है, जल्दी से पंकज को फ़ोन करके बुलाओ, घर आते ही हम इसे अस्पताल लेकर जाएंगे। मेरे पति ने हाल में ही गाड़ी ली थी, उस गाड़ी में हम लोग बाहर आते जाते थे। हम घर की औरतों को अकेले बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम पंकज का इंतज़ार करने लगे। उनके आते आते आधा घंटा हो गया क्योंकि ट्रैफिक जाम था। काफ़ी देर के बाद जब वह घर पर पहुंचे तो हफड़ा दफड़ी मच गई। हम जल्दी से अपने बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, वहाँ उसे इमरजेंसी में दाखिल करवा दिया। मेरे बच्चे को खून की कमी हो गई थी। काफ़ी देर हम
इमरजेंसी के बाहर चक्कर लगाते रहे। आखिर डॉक्टरों ने एक ऐसी खबर दी जिसके सुनते ही मैं बेहोश हो गई। सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे बच्चे के दिल में सुराग था। यह सुराग उस कदर गहरा था कि बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती। डॉक्टर ने हमसे माफ़ी कर ली और एक लम्हा मेरे लिए बड़ा क़यामत भरा था। मैं बता नहीं सकती। मेरा बच्चा मेरे सामने तड़प तड़प कर जान दे रहा था। मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैं रोती धोती घर आई। मेरे बच्चे की मौत ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। ज़िंदगी बेरंग लगने लगी थी। मैंने उस दिन अपने भगवान से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, वह मेरे उस गम को दिल से भुला दे और मुझे नई औलाद दे। पंकज को अजीब सी चुप्पी हो गई थी। वह ना रो रहे थे और ना ही मुझसे कोई बात कर रहे थे। उनका यह रवैया अजीब सा था। कम से कम मुझे उनसे हमदर्दी की उम्मीद तो थी, मगर उन्होंने एक लफ्ज़ ना कहा। खैर, उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अपने बच्चे का गम था, इसलिए मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब हालात ज़्यादा बिगड़ने पे आए तो मेरे पति का रवैया बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ऐसा लगता जैसे वह किसी बात पर मुझसे नाराज़ हैं। मैं उनसे पूछती मगर वो कुछ न बताते। आखिरकार एक दिन उन्होंने गुस्से में बोला। उनकी आवाज़ काँप रही थी, मेरे बच्चे को तुमने मारा है। उनकी बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्यों मारूंगी? मैं उसकी दुश्मन थोड़ी थी। मैं उसकी तो माँ थी। उसके मरने का दुख जितना आपको है उतना ही मुझे भी है। मेरे पति कहने लगा, गमला ना हटाती तो आज हमारा बच्चा हमारे सामने खेल रहा होता। और सुनो, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। उन्होंने सफाई से कह दिया। ऐसा क्यों कह रहे हो? और औलाद देना ऊपर वाले का काम है। जिसने पहले दिया वह दोबारा भी देगा। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, मैंने अपने दिल को संभालते हुए कहा। तभी पंकज बोले, रजनी, तुमने जो काम कर दिया है ना, उसके बाद ना तुम कभी औलाद पैदा कर सकती हो, ना तुम्हारी औलाद कभी जिंदा होगी। मैं अपने पति की इस बात पर हैरान व परेशान हो गई, क्योंकि ऐसी क्या वजह है और आप इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? मैंने डरते हुए उनसे पूछा। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरी कहानी सुन लो। तुम मुझसे हमेशा लड़ाई करती थी कि मुझसे घर के खर्च पूरे नहीं होते। एक बार तुम्हारी माँ ने मुझे कपड़ों का ताना दिया था और कहा था कि मेरी बेटी तुमसे शादी करके खुश नहीं है। तभी मैंने एक फ़ैसला किया था और फिर उस फैसले पर अमल करते हुए मुझे ज़्यादा देरी नहीं लगती थी। मैंने तुमको कहा था मैं ये दुनिया तुम्हारे कदमों पर ढेर कर दूंगा और तुम मुझ पर हंसती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी, मगर मैंने बुराई वाली हर चीज़ को अपने दूर कर डाला। एक दिन ऑफिस से आते हुए मुझे एक आदमी मिला। आदमी गैर मामूली सा लग रहा था। उसने मुझसे कहा, मेरे घर के हालात इसलिए बुरे हैं क्योंकि मेरे ऊपर काला जादू करवाया गया है। इसी वजह से मुझ पर औलाद की खुशियां बंद हैं। मैंने कहा, तुम कैसे कह सकते हो? तब उसने मुझे तुम्हारे ख़ानदान के हर आदमी का नाम बताया और बड़ी डिटेल से बताई। फिर उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैं उसकी बातों में आ गया। उसने मेरे बाजू पर एक काले रंग का निशान लगाया और बोला, अगर तुम्हारे हाथ पर जलन हो तो समझ जाना वाकई तुम पर जादू किया गया है और उसका तोड़ करने के लिए तुमको मेरे पास आना होगा। मैंने उस पर यकीन कर लिया। मैं उसके साथ उसके घर गया। मैं उसकी बातों से पहले उतना दिलचस्पी लेने लगा था कि उसकी बात पर बिना सोचे समझे यकीन कर लिया। उसने मुझसे अच्छे खासे रुपए लिए और कहा कि अब मेरे हालात सुधर जाएंगे। उसने मुझसे एक नई चादर मंगवाई और उस पर कुछ पढ़ कर दिया और कहा, ये चादर अपने बेड पर बिछा दो और जो अखरोट तुमने गमले के नीचे से मिले वह भी उस आदमी ने मुझे पढ़ कर दिए थे। मुझे उस आदमी ने बताया कि अखरोट घर के किसी ऐसे कोने में रखना जहाँ पर भगवान का नाम ना लिया जाए। मुझे उससे बेहतर जगह कोई नहीं लगी, सो मैंने उसे बाथरूम में दफन कर दिया और उसके ऊपर गमला रख दिया। और तुमसे सब्र ना हुआ और तुमने वह गमला उखाड़ कर अखरोटों का न जाने क्या किया। उसी वजह से हमारे घर में मुसीबतें आई हैं। तुमने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। कितनी मेहनत से मैंने यह सब किया था।
अपने पति की यह बातें सुनकर मैं अपने सर पकड़ लिया। मैं पंकज से बोली, आपको लगता है उस आदमी ने आपके साथ सच बोला है? मैंने उनको समझाने की कोशिश की। देखा तो वह बोले, हाँ तो और क्या, तुम देख लेना, हमारी अपनी औलाद नहीं होगी। उनकी यह बातें सुनकर मैं कानों को हाथ लगाने लगी। पंकज, भगवान के वास्ते ऐसी बेहुदा बातें मत करो। तुम भी पढ़े लिखे हो और मैं भी, फिर इन सब बातों में क्यों आ रहे हो? मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि यह सब झूठ है। उस बापा ने आपको ठगा है और वह धोखेबाज है। उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डॉक्टर के पास चलें। हमारे बच्चे के साथ जो हुआ वह एक हादसा था, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है और ये सब बातें हैं। मैंने अपने पति को समझाया तो उन्होंने मेरा चेकअप एक लेडी डॉक्टर से करवाया और डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब भी माँ बन सकती हूँ। जब सारा सच खुलकर मेरे पति के सामने आया तो उन्होंने उसी वक्त अपने किए की माफ़ी मांगी। आइंदा वक्त कभी भी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे दोबारा फिर से एक बेटा हुआ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।